एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। एंड ये जो वीडियो होने वाली है ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को नर्वसनेस हो रही होगी। तो यहाँ मैं बताने वाली हूँ अपनी नीट जर्नी के बारे में, ताकि आप लोगों को लाइफ में एक मोटिवेशन, एक होप एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल सके। तो मेरी शुरुआत हुई थी जब मैंने 11th-12th किया था। तब तो पता भी नहीं था कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है, नीट की तैयारी क्या होती है। बहुत ही स्मॉल टाउन से मैं हूँ एंड वहाँ पे मैंने जब अपनी 11th-12th की थी तो गोल सिर्फ इतना सा था कि 12th में अच्छा स्कोर करना था। एंड मैं अपनी स्कूल में टॉपर थी, तो मुझसे सबकी बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये तो बहुत अच्छा स्कोर करेगी, स्कूल का नाम रोशन करेगी। दे वर एक्सपेक्टिंग कि ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगी। लेकिन वो कुछ ट्रेजेडी हुई थी कि ऑल इंडिया रैंक तो नहीं आ पाई, लेकिन आई वॉज एबल टू स्कोर 95% इन माई 12th बोर्ड्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब तक तो मेरा कोई प्लान नहीं था। विद 12th मैंने कोई एग्जाम भी नहीं दिया, ना मैंने कभी प्रिपरेशन की, ना कभी मैंने नीट के बारे में सुना। मेरा सिर्फ एक ही प्लान था कि डीयू में एडमिशन ले लेंगे एंड परसेंटेज अच्छी आ गई है तो डीयू के टॉप 10 कैंपस कॉलेजेस में से कोई कॉलेज मिल जाएगा। आगे का और कोई प्लान नहीं था मेरा। लेकिन तभी आते हैं मेरे घर में एक अंकल, जिनके बेटे जो थे वो कर रहे थे एमबीबीएस, एंड उन्होंने मेरे मार्क्स देख के, मेरी न्यूज़पेपर में फोटो देख के एंड सोचा कि मुझे गाइड करेंगे ताकि मैं मेडिकल की आगे प्रिपरेशन कर सकूँ, नीट की प्रिपरेशन कर सकूँ एंड एग्ज़ाम दे सकूँ। उन्होंने मेरी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा कन्विंस करा, बहुत ज़्यादा उन्हें इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो समझाए कि किस तरीके से मैं इंटेलिजेंट हूँ, किस तरीके से मेरी अच्छी परसेंटेज आई है, मुझे एक मौका मिलना चाहिए। वहीं पे मेरे एक फिजिक्स के टीचर थे स्कूल में, हितेश सर, उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स को कॉल किया, मेरे पेरेंट्स को कॉल करके बोला कि एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए नीट की तैयारी के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उस वक्त तक मेरे पापा जो थे वो रिटायर नहीं आए थे एंड हम लोग बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेट में नहीं थे। लाइक उस वक्त कोचिंग के पैसे भी हमें लगते थे, बहुत ज़्यादा लगते थे एंड मेरे पेरेंट्स को लगता था कि वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड बहुत रिस्क भी है। हु नोज़ कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एंड ऊपर से इतना सारा पैसा कोचिंग में देना है, हर मंथ हॉस्टल और मेस का देना है। वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। लेकिन जब इतने सारे लोगों ने उन्हें कन्विंस करा तो फाइनली वो मान गए एंड मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, दिल्ली तो जाना था, डीयू में जाना था, अब दिल्ली हम जा रहे हैं कोचिंग करने। लेकिन ये जो मेरा वहम था ना, ये बहुत जल्दी टूटने वाला था, क्योंकि दिल्ली में कॉलेज में आना है, दिल्ली में कोचिंग में आना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा मस्ती एंड खेल कूद के साथ पढ़ाई करती थी। मैं बहुत सीरियस टाइप की स्टूडेंट कभी भी नहीं रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है उसमें पढ़ लेती हूँ एंड मेरा आईक्यू जो है वो ठीक ठाक है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा कम टाइम में समझ लेती हूँ। लेकिन वहीं पर जब आप कोचिंग में आते हो, आपका खेल कूद, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है बिल्कुल बंद हो जाती है। माहौल जो होता है इतना सीरियस होता है कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप कोचिंग जाएंगे, सुबह से शाम अपने रूम में बैठेंगे और आसपास के लोग इतना पढ़ रहे होते हैं 24/7 एंड कोई मस्ती नहीं हो रही होती है एंड यू आर ऑल्सो फोर्स्ड टू स्टडी, क्योंकि आपको वो डर रहता है कि आप लोगों से पीछे छूट जाएंगे। तो जब मैं दिल्ली गई थी फर्स्ट ड्रॉप के लिए, वहाँ मेरे मामा जी भी रहते थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की। हमें लगा कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए। लाइफ में पहली बार घर से दूर जा रही हूँ तो शायद किसी का होना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए वहाँ पे आई थी मैं एंड मेरी एक स्कूल की फ्रेंड भी आई थी, तो उसके पीछे पीछे मैं आ गई थी। कुछ ज़्यादा हमने रिसर्च नहीं किया, कुछ ज़्यादा हमने सोचा नहीं एंड हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उसके हॉस्टल लिए फिर एंड उसकी बहुत सारी फीस भरी। मैं यहाँ पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई नेगेटिव वे में ले, ठीक है। तो मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती थी, वीक में 4 दिन क्लासेस होती थी, उसके अलावा छुट्टी होती थी एंड मामा जी के यहाँ चली जाती थी, कभी मन नहीं लगता था तो। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में मैंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन धीरे धीरे आते आते मेरी पढ़ाई बिल्कुल कम हो गई थी। मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का एंड मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो गई थी आसपास वालों को देख के, क्योंकि स्कूल में 50 बच्चों के बीच में टॉप करना बहुत डिफरेंट है। जब आपके आसपास साढ़े 500 बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं एंड पूरी कोचिंग में से जब रैंक निकलती है एंड आपकी चाहे कितने भी अच्छे स्कोर हों, लेकिन आपकी रैंक, जब मुझे याद है फर्स्ट टाइम मेरी रैंक 27th रैंक आई थी एंड वो लाइक 2-3,000 में से थी। इट वॉज अ गुड रैंक, लेकिन स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड मुझे ऐसा लगा था, मैं तो हमेशा से टॉपर थी एंड धीरे धीरे करके उन सब चीज़ों ने मुझे इतना इफेक्ट करा कि मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया। तो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की एंड जब मैंने नीट का एग्जाम दिया, और तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, लाइक लास्ट के कुछ मंथ्स में जहाँ आपको बहुत पढ़ना होता है, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, बट स्टिल मेरा जो स्कोर था वो था 424, ठीक है। 424 स्कोर के बाद
अब मैं तो बहुत चिल थी, मुझे ऐसा लगा था कि एक बार ट्राई करना था, नहीं हुआ। लेकिन पेरेंट्स को जो होप थी, पेरेंट्स को, पूरे फैमिली, आसपास के रिलेटिव्स, सबको जो होप थी वो एकदम टूटी। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या फिर मैंने कभी भी कोई बहाना नहीं लगाया। हमेशा ये बोला कि हाँ, नहीं हुआ सिलेक्शन। एंड मैंने मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ही क्लियरली बोला कि मैंने नहीं की थी पढ़ाई। जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैंने अपनी 100% पोटेंशियल को, 100% स्ट्रेंथ को, 100% टाइम को यूटिलाइज ही नहीं किया है। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक और चांस दिया। तो इस चांस में मैं चली गई थी सीकर। एंड सीकर में क्योंकि बहुत ही मेरा स्कोर ठीक था, डिसेंट स्कोर था 424, एंड इसीलिए उन्होंने मुझे काफ़ी ऑफ दिया कोचिंग में। तो कोचिंग का खर्चा बहुत कम था, हॉस्टल एंड मेस का खर्चा था। तो इस बार भी मैंने पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की, लेकिन बहुत सारी मैं बोलूँगी कि जितने भी आपकी डिस्ट्रैक्ट करने वाली एक्टिविटीज़ होती है, उन सब में मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई थी। एंड मैंने अगेन बिल्कुल भी अपने टाइम का, बिल्कुल भी अपने पोटेंशियल का कोई यूज़ नहीं किया। मैंने वहाँ पे बहुत फ्रेंड्स वगैरह भी बनाई। तो अब जो मेरी फ्रेंड थी, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते थे, लेकिन जब आपका फ्रेंडशिप जब टूटती है, आपने दोस्त बनाई है, उसके साथ आप सुबह शाम कोचिंग जाते हो, आते हो, एंड अचानक से आपकी वो दोस्त ही जब आपकी दोस्ती टूट जाती है, तो उसके बाद आपका मन नहीं करेगा अकेले कहीं पे जाने का, आने का। एंड इन्हीं सब चीज़ों से मैंने सीखा है। आज मैं कॉलेज में जैसे हूँ कि एकदम इंडिपेंडेंट हूँ, हर जगह अकेले जाना आना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, वो मैंने अपनी पास्ट की गलतियों से ही सीखा है। वहाँ से ही मैंने वो स्ट्रेंथ गेन की है कि मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ और मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहने वाली हूँ। क्योंकि एक बार अगर आप किसी पे डिपेंड हो गए ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वो इंसान नहीं रहा तो आपका जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वो भी हैम्पर हो जाएंगी। मैंने देखा है, ठीक है, कि लोग मेस जाना भी छोड़ देंगे अगर उनके फ्रेंड्स नहीं हैं तो वो चीज़ों से मैं हमेशा से दूर रही, क्योंकि मैंने अपने ड्रॉप फेयर में ही वो चीज़ सीख ली थी। तो मेरे अगेन जो लास्ट का क्रूशियल कुछ मंथ्स होते हैं, वहाँ पे मेरी वो दोस्ती जो थी वो टूटी थी। एंड मैंने कोचिंग जाना, टेस्ट देना मेरा एकदम कम हो गया था। उससे पहले मैं फिर भी एवरेज स्कोर कर रही थी, एक ठीक ठाक स्कोर कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि अच्छा और इम्प्रूव करूँ। लेकिन उसके बाद मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। जैसे ही मेरी जो वो दोस्त थी वो मुझसे दूर हुई, उसके बाद से मेरा बिल्कुल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। एंड मैं ये नहीं कहती कि दोस्त की गलती है, ठीक है, वहाँ पे गलती मेरी भी थी। मैं उतनी मैच्योर नहीं थी, वहाँ पे मेरे को कोई इतना पता नहीं था, कि मैं बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अगर मैं वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, मेरी रूममेट थी, तो मेरे को भी थोड़ी सी अच्छी फ्रेंड होना चाहिए था उसका। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छी फ्रेंड नहीं बन पाई थी, मैंने बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस केस में, ठीक है। तो मैंने अपनी ईगो, अपनी वजह से ही उस दोस्त को खोया था। मैं ये नहीं कह रही कि वो दोस्त अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो दूर हुई तो उसके बाद मेरा वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। एंड फिर मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की लास्ट के वो क्रूशियल मंथ्स में, जब आपको पढ़ाई करनी होती है बहुत ज़्यादा। तो अगेन मैंने नहीं दिया। एंड इस बार बहुत ज़्यादा होप्स, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि स्कोर जो है वो बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 424 आया है। तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं कि यार 100 नंबर तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे, क्योंकि 2018 तक कम से कम उतनी कट ऑफ जाती थी कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस बार मेरा जो स्कोर आया था वो आया था 434। सिर्फ 10 नंबर बढ़े थे, ओनली एंड ओनली 10 जो मार्क्स थे वो ही मेरे इम्प्रूव हुए थे। और इसके अलावा मुझे पता था कि मैंने कितनी गलतियां की हैं, मुझे पता था कि वो मैंने कहाँ कितनी कमी रखी है। मैंने बिल्कुल अपना अगेन जो है पूरी स्ट्रेंथ, पूरा पोटेंशियल यूज़ ही नहीं किया है। अब ये जो मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली आ भी रहे थे ना, लास्ट के कुछ मंथ्स में पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी 400 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। वो हमेशा इसीलिए आते हैं क्योंकि मैंने 12th की NCERTs इतनी अच्छे से रटी हुई थी अपने बोर्ड्स के लिए। एंड अपनी 12th एग्जाम के वक्त पूरी साल मैंने 12th में NCERT पढ़ी थी, तो वो ही नॉलेज मुझे बार बार 400 से ऊपर मार्क्स तो दिला रहा था। लेकिन अब इस बार मेरे दिल में मेरी जो अपनी खुद की एक होता है ना कि आपकी सोल से आवाज़ आती है कि यार ये क्या किया तूने अभी तक 2 साल वेस्ट कर दिए, कोई बैकअप भी नहीं है, 2 साल भी वेस्ट हो गए, एंड अब क्या होगा। पेरेंट्स जो थे वो बहुत दुखी थे। आई थिंक इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने बहुत इमोशनल माहौल देखा था अपने घर में। एंड मुझे कोई चीज़ उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, बट मेरी जो मम्मी है उन्होंने मुझे बहुत उनके साथ मेरी बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस होती हैं, बहुत सारी बातें होती है। एंड
वो हमेशा सपोर्ट ही करती है। लाइक उन्होंने हमेशा पुश करा है कि ठीक है, हमारी उतनी भी फाइनेंशियल हम स्टेबल नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतने पैसे दिए। लाइक दिल्ली में जब मैंने फर्स्ट ईयर बिताया था तो बहुत खर्चा था, बहुत ज़्यादा खर्चा था, बहुत सारा पैसा यहीं चला जाता था एंड उसके पीछे से मम्मी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल था। बट स्टिल उन्होंने कभी मुझे ये चीज़ फील नहीं होने दी। उसके बाद जब मैं सीकर गई थी उसके बाद भी उन्होंने हमेशा कभी फोर्स नहीं किया कि पढ़ो, वो कभी नहीं बोलती कि पढ़ो। तो जब मैंने लाइक उस दिन आंसर की मैच किया एंड वो 434 लाइक 434 मार्क्स बन रहे थे एंड देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, तो उस दिन आई थिंक मम्मी को भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बहुत होप्स थी यार, क्योंकि वो मेरे स्कूल में हमेशा जाती रहती थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती रहती थी एंड शी न्यू कि आई एम अ वेरी 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 ब्राइट स्टूडेंट, बिकॉज आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो होप्स तो थी, सबको ही थी एंड मैंने खुद ने उन सारी होप्स को ना कुचला था एक तरीके से अपने हाथों से। एंड देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक एज होती है, एक इमेच्योरिटी होती है जब आप ग्रोइंग फेज में होते हो, व्हेन यू आर नॉट मेच्योर इनफ, राइट, एडोलेसेंट एज में होते हो या फिर आपने उतने लाइफ लेसन्स नहीं लिए हैं अभी तक, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। वरना एक अडल्ट में, एक एडोलेसेंट में, एक चाइल्ड में क्या ही डिफरेंस होगा, राइट। तो मैं ये नहीं कहती कि मैंने जो किया या मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ। या फिर अगर कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो इट डजंट मीन कि वो इंसान बहुत बुरा है। इट्स जस्ट दैट वो भी इमेच्योर है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिली है। हाँ, यहाँ पे गलत क्या होता अगर मैं अपनी जो गलतियाँ मैंने की हैं उनको एक्सेप्ट ना करती यहाँ बैठ के, या फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी एक ही चीज़ बोली कि मेरी गलती है, मैं डिस्ट्रैक्ट हुई, अगेन मैंने अपना 100% नहीं दिया। इससे पहले मैंने कभी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोला था खुद के मुंह से कि मुझे एक और चांस दो, बट दिस टाइम मैंने उनको बोला कि एक लास्ट फाइनल चांस दो एंड आई प्रॉमिस कि इस बार मैं अपना 100% दूंगी। मैं ये प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा, बट आई विल गिव माई 100% एंड मैंने मेरा 100% दे दिया। तो उसके बाद तो सिलेक्शन देखो होना ही है, ये मुझे पता था, बिकॉज मुझे अपना पोटेंशियल पता था। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने अगेन मुझे एक चांस दिया एंड ये जो मेरा ड्रॉप ईयर था ये इतना स्मूथ, इतना अच्छा, इसमें मैंने बहुत फन किया। मैंने लाइक बहुत ही मैं पढ़ाई को एंजॉय करती थी, मैं जब टेस्ट देती थी उसको एंजॉय करती थी एंड अपनी प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छे से की। लास्ट के कुछ महीनों में मैंने अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है। तो मैंने बहुत एग्जाम्स दिए, डेली टेस्ट दिए, बहुत अच्छा स्कोर मेरा आया एंड लास्ट में मेरा जो स्कोर है वो भी अच्छा आ गया एंड मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को आके बताया, लाइक जब मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का, उसके बाद आके आंसर की मैच की, दिस टाइम आई न्यू, जब मैंने एग्ज़ाम दे के आई थी ना तो मुझे पता था कि डिसेंट स्कोर आने वाला है, बट स्टिल एक दिल में बहुत धक धक हो रहा था। एंड जब मैं घर आई, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की आ गई, तो मैंने अपनी आंसर की मैच की। जब मैंने आंसर की मैच की तो मेरे जो मार्क्स थे वो बन रहे थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन में बहुत डाउट था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। लाइक कुछ कोचिंग कुछ आंसर बता रही थी उसका, कुछ और आंसर बता रही थी, तो मैंने उन 3 क्वेश्चन को अलग ही रख दिया, मैंने उसको अपने स्कोर में ऐड ही नहीं किया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि एक बार मेरा स्कोर आ जाए और उसके बाद रिजल्ट आने पे मेरा स्कोर कम हो। तो मैंने उन 3 क्वेश्चन को अलग रखा एंड मैंने अपना मार्क्स जो थे मेरे वो 549 लाइक 550 बन रहे थे, 550 नंबर बन रहे थे। और मुझे पता था ये काफ़ी डिसेंट स्कोर है 2019 में, क्योंकि कट ऑफ्स इतनी ही जाती थी, इससे थोड़ी ज़्यादा जाती थी, लेकिन मेरे पास एक बैकअप था कि अगर 10-20 नंबर ऊपर नीचे हुआ तो आर्मी कॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बहुत खुश थी, मैंने अपनी मम्मी को बताया एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। रात का टाइम था एंड उसके बाद हमने डिनर किया था। तो ये था, जब रिजल्ट आया तो काफ़ी लोग बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि उनका वो स्कोर 3 क्वेश्चन जो था ना उसका स्कोर गिर के आया था, लेकिन मैंने मेरे मतलब हाउ लकी आई एम, लाइक मेरे वो तीनों क्वेश्चन ही सही थे एंड मेरा स्कोर फाइनल स्कोर जो आया था वो 564 आया था। एंड जब आपकी उम्मीद से ज़्यादा स्कोर आता है तो आपको और ज़्यादा खुशी होती है। यहीं अगर मैं उसको 580 मान के चलती और 564 आ जाता तो बहुत दुख होता। तो ये मेरा स्कोर आया एंड आई न्यू मुझे कहाँ कॉलेज मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। मैंने सारे रैंक को कंपेयर करा कि कितनी रैंक तक कहाँ कॉलेज मिलता है एंड फाइनली मैंने कहीं और की काउंसलिंग करवाई, क्योंकि मुझे पता था कि राजस्थान में कॉलेज मिलना मुश्किल है, मिलेगा तो बहुत बैकवर्ड मिलेगा जाके जहाँ मुझे नहीं जाना है। तो मैंने IPU के थ्रू ये ACMS की काउंसलिंग करवाई एंड फर्स्ट राउंड में ही मुझे कॉलेज मिल गया। एंड उस दिन भी मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी एंड शी वाज सो हैप्पी, लाइक रात हो गई थी हमें वापस जाते जाते एंड शी वाज सो हैप्पी जब मेरे को काउंसलिंग का मेरे को सीट अलॉट हो गई थी। मुझे हमारे हाथ में वो लेटर था एंड उन्होंने सबको कॉल करके बताया था एंड शी वाज सो हैप्पी। सो
वो मेरा फाइनल मतलब दिन था। उसके बाद अलग स्ट्रगल स्टार्ट हो गए, एडमिशन हुआ, उसके बाद MBBS की स्ट्रगल, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अब इससे एक आप मैसेज क्या लेके जा सकते हो कि आज आप मुझे देखते हो, इतना खुश देखते हो, मेरे व्लॉग्स देखते हो, मेरी लाइफ देखते हो, तो क्या मेरे फेलियर्स की वजह से आज मतलब क्या मेरी लाइफ कुछ नहीं है? लाइक काफ़ी लोग क्या होता है, फेलियर्स को ना ले नहीं पाते हैं, वो अपनी गलती लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप फेल होगे, लेकिन जो भी रिजल्ट हो, अगर आप जो चाहते हो वो रिजल्ट आपको मिल रहा है कल के एग्जाम के बाद, तो आपको खुश भी होना है, ठीक है, आपको सेलिब्रेट भी करना है, आपको वो सारे सेक्रीफाइसेस जो आपने किए हैं अब उनको जीना भी है, ठीक है। लेकिन उसी तरफ अगर आपका रिजल्ट वो नहीं आता है जो आप चाहते हो या फिर जो आपने सोचा है, तो फिर आपको उसको लेना भी सीखना पड़ेगा। आपको एक पेपर लेना है, पेन लेना है, आईपैड लेना है, जो लेना है वो लो एंड नोट डाउन करो कि आपने कहाँ कमी रखी है। आपको अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट करनी है, उनको इम्प्रूव आप कर सकते हो या नहीं, कि आपने अपना 100% दिया था या नहीं, अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो हमेशा एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हर इंसान के अंदर। गलतियां करना तो यार नेचर है, अगर इंसान गलतियां नहीं करेगा, अगर हम लाइक स्टूडेंट लाइफ में जब हम इतनी, हमारी जो एज है वो ऐसी एज है जहाँ पे हमें उतना समझ नहीं है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें उतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हम डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं, पीयर प्रेशर होता है, तो वहाँ पे हम गलतियाँ नहीं करेंगे फिर तो हम भगवान हो जाएंगे ना। तो गलतियाँ होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। हाँ, अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वही डिसाइड करेगा कि आप अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान नहीं हो, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करोगे तो ही उन पे काम कर पाओगे, तो ही उनको इम्प्रूव कर पाओगे, राइट। तो इस वीडियो का बस यही मैसेज है उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो कल एग्जाम देने वाले हैं, कि कुछ भी रिजल्ट हो, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग सब कुछ देखना है कि कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आपने, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर करा तो आपने अपने आप को अप्रिशिएट भी करना है कि आपने कितने अच्छे से प्रिपरेशन की थी एंड फाइनली फ्रूटफुल रहा आपका, वो सारी मेहनत आपकी फ्रूटफुल रही। तो देखो, मैंने फेलियर करे, मेरे घर में भी बहुत इमोशनल माहौल था, बहुत सैड माहौल था, लेकिन खुशी एंड गम एक सिक्के के दो पहलू हैं एंड ये लाइफ है, ठीक है। वो सिक्का जो है वो लाइफ है, एक साइड गम है, एक साइड खुशी है। तो जब मैंने भी बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख, बहुत सारा रोना धोना हुआ एंड उसके बाद देखो खुशी भी हुई। एंड MBBS में अलग रोना धोना चलता है, अलग खुशियाँ चलती हैं, तो ये लाइफ का पार्ट है, हमेशा रहेगा। किसी को 1 साल पहले सीट मिलेगी, किसी को 1 साल बाद सीट मिलेगी, या फिर कोई किसी और फील्ड में जाके हमसे भी 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, ठीक है, या फिर हमसे भी ज़्यादा बहुत सेटिस्फाइंग एक जॉब लेके एंड बहुत खुश होगा अपनी लाइफ में। तो इट इज़ अप टू यू कि आप अपने फेलियर्स एंड सक्सेस से कैसे डील करते हो। तो ये वीडियो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरी स्टोरी मैंने यहाँ पे एकदम लाइक ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ रखी है। इट्स नॉट ईजी फॉर मी, लाइक मैं खुल के इन सब चीज़ों के बारे में आसपास भी इतना बात नहीं करती हूँ, तो इट्स नॉट ईजी फॉर मी कि यहाँ बैठ के मैं बार बार वो चीज़ बोलूँ कि मैंने ये गलती की थी, वो गलती की थी। व्हेन माई पेरेंट्स वॉच माई वीडियोज़, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी कि मैं बार बार वही सब चीज़ें रिपीट करूँ एंड कहीं ना कहीं सब लोग पीछे जाएँ एंड वो जब दुख का दिन होता है ना, उसको रिलीव करना भी बहुत मुश्किल है। लाइक बार बार वो दिन जब याद आता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार याद करना, क्योंकि अभी तो सब अच्छा है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, मेरी में भी आए थे। आज आप मेरी लाइफ देख रहे हो, आपको लगता होगा ओ माय गॉड कितनी अच्छी लाइफ है, डेफिनेटली है एंड आई एम सो थैंकफुल, मतलब पेरेंट्स, गॉड एंड खुद को भी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, डेफिनेटली हूँ। लेकिन बहुत सारे दुख भी तो मैंने टॉलरेट किए ना, बहुत सारे दुख भी सहन किए हैं, बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, उनसे सीखा भी है एंड उसके बाद अच्छी लाइफ भी मिली है, तो आपको भी मिलेगी फॉर श्योर। कभी भी अपनी होप्स को ऐसे लूज नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव थॉट्स तो लाने ही नहीं है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी बहुत अच्छी नींद लेनी है आज, ठीक है, एंड बहुत अच्छे से, बहुत खुले दिमाग के साथ, लाइक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम हॉल में जाना है, एग्जाम देना है। मेरी बेस्ट विशेस, मेरा जितना भी मैं आपके लिए प्रे कर पाऊंगी वो करूंगी कि लाइक मैं हमेशा एक ही चीज़ प्रे करती हूँ, चाहे वो मेरा कॉलेज हो चाहे कुछ भी हो, कि जो डिजर्विंग है उसे डेफिनेटली मिले, ठीक है, उसे जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको सीट मिले, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग या फिर कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली जो है एग्जाम देना, ठीक है, एंड बाय बाय, टेक केयर।